नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गयासुद्दीन बलबन पर। दोस्तों, इल्तुतमिश की तरह बलबन भी एक गुलाम था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने में सफल हो पाया। बलबन एक ऐसा शासक है जिससे जनता बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अमीर लोग बहुत डरते थे। बलबन की मृत्यु पर तो दिल्ली की जनता ने अपने कपड़े फाड़कर सड़कों पर शोक मनाया था। कई दिनों तक अपने घरों के चूल्हे नहीं जलाए थे। लेकिन बलबन का ये जो संघर्ष है ये भी बड़ा ही कठिन है। बड़ी मेहनत करके उसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी को प्राप्त किया था। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों बलबन का इतिहास, उसके प्रारंभिक जीवन से लेकर के उसकी मृत्यु तक। लेकिन इसके पहले हम बलबन का ये साम्राज्य देखते हैं कि कितना बड़ा था बलबन का साम्राज्य। तो बलबन के साम्राज्य में सिंधु था, मुल्तान था, लाहौर था, पंजाब था, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल था। यानी कि बलबन ने पूरे भारत पर शासन नहीं किया। ये जो आप काला काला रेखा देख रहे हैं यही है बलबन का साम्राज्य। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके पेन और कापी अपने पास रखें और चीज़ों को नोट करते जाएं, क्योंकि बहुत ही आराम से और व्यवस्थित तरीके से मैं पढ़ाता हूं। और वीडियो बनाना मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि केडी कैंपस में मैं पढ़ाता था और बहुत सारे बच्चों का मेडोल हिस्ट्री छूट गया था, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाकर उनके पास भेजना चाहा। लेकिन आप लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा लगा, उसके लिए दिल से आप लोगों को धन्यवाद। क्योंकि अभी तक हमने गुलाम वंश को भी कंप्लीट नहीं किया और 200 सब्सक्राइबर प्लस 2600 से ऊपर व्यूज हो गए हैं, तो हमें लगा कि पूरा इतिहास पढ़ाना चाहिए। और इसी वजह से अब हमने डिसाइड किया है कि मेडोल हिस्ट्री के साथ साथ मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री को भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। गयासुद्दीन बलबन, टाइम पीरियड 1265 से लेकर 1287 ईस्वी। इसके बचपन का नाम था बहाउद्दीन। अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो बचपन में मंगोलों ने इसे कैद कर लिया और बाद में जलालुद्दीन बसरी के हाथों इसे बेच दिया और जलालुद्दीन बसरी ने इल्तुतमिश के हाथों इसे बेच दिया और इल्तुतमिश ने इसे एक पद दिया और उस पद का नाम है खासदार। यानी कि बलबन ने अपने जीवन का शुरुआत खासदार पद से किया। इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया गद्दी पर बैठी और उसने बलबन को अमीर ये शिकार का पद प्रदान किया। जब कोई सुल्तान शिकार करने जाता था और शिकार का जो प्रबंध करने वाला अधिकारी होता था उसी अधिकारी को कहा जाता था अमीर ये शिकार। रजिया के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठा और बहराम शाह ने उसे एक पद दिया, उसका नाम है अमीर ये आखूर। जो असुसाला का प्रधान होता था उसे अमीर ये आखूर कहा जाता था, जो घोड़ों की देख रेख करता था। अगला जो शासक हुआ उसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह ने उसको अमीर ये हाजिब का पद दिया। जो दरबार में शिष्टाचार का प्रबंध करता है उसको अमीर ये हाजिब कहा जाता है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय वह अमीर ये हाजिब के पद पर आसीन हुआ। अगला शासक जो हुआ उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद और नसीरुद्दीन महमूद ने उसको नायब ये ममालिकात का पद दिया। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है। इसके साथ साथ उलूग खां की उपाधि भी इसी ने दिया था, नसीरुद्दीन महमूद ने। और नसीरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था।
तो आप देख रहे हैं खासदार के पद पर वह प्रारंभ में नियुक्त हुआ और नसीरुद्दीन महमूद के समय तक वह दिल्ली सल्तनत का प्रधानमंत्री बन गया, यानी कि नायब ममालकात बन गया। ओके, अगर हम उपाधि की बात करें तो बलबन ने 2 उपाधि धारण किया था। पहला नियाबत ये खुदाई और दूसरा जिले इलाही। नियाबत ये खुदाई मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिले इलाही मतलब होता है ईश्वर का छाया। अब देखिए बलबन नियामत ये खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, जिले इलाही, ईश्वर की छाया जैसी उपाधि धारण कर रहा है। क्यों? क्योंकि बलबन एक गुलाम था, एक दास था, और दासता के साथ उन्होंने अपने जीवन का शुरुआत किया और बाद में दिल्ली सल्तनत का गुलाम बना। तो जो बड़े बड़े अमीर थे, जो बड़े बड़े उलेमा थे, वो उसकी अधीनता को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, वो उसको अभी भी उसी दृष्टिकोण से देखते थे। तो उसने कहा कि मैं कोई दास वास नहीं हूँ, मैं नियाबत ये खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मैं जिले इलाही ईश्वर की छाया हूँ। और जिस प्रकार से लोग ईश्वर के खिलाफ विद्रोह नहीं करते हैं, उसी प्रकार से हमारी जनता हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और ईश्वर ने हमें यहाँ पर शासन करने के लिए ही भेजा है। यहाँ तक बलबन ने स्वयं को अफरा सियाब वंश से संबंधित बताया। बलबन ने कहा कि मैं अफरा सियाब वंश से हूँ, मैं उस वंश से हूँ जिस वंश से महमूद गजनबी था। तो आज के बाद लोग हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते हैं, ऐसा ईश्वर की इच्छा है। आगे देखते हैं। राजत्व सिद्धांत। बलबन ने ये उपाधि धारण किया, फिर भी उसके खिलाफ लोग विद्रोह करते थे। अतः बलबन ने उन विद्रोहियों को रोकने के लिए एक राजत्व सिद्धांत अपनाया, और उसका राजत्व सिद्धांत लौह एवं रक्त की नीति पर आधारित है। तो क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह और रक्त की नीति का पालन किया था? तो वह गयासुद्दीन बलबन ने किया था। उसने अपने पुत्र बोगरा खां से भी कहा था कि सुल्तान निरंकुशता का सजीव प्रमाण है, और अगर आपकी जनता आपसे भय नहीं खाती है तो फिर आपका शासन बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसीलिए उसने अपने विद्रोहियों को मरवा दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया और नीति अपनाई लौह और रक्त की नीति। ओके, बलबन ने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा घुटनों के
बल बैठकर सिर झुकाना व पायबोस सुल्तान के पैर चूमना प्रारंभ किया। इसी ने नौरोज त्योहार को भी प्रारंभ किया। अब देखिएगा दोस्त, बलबन ने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा यानी कि जो फारसी प्रथा थी सिजदा, उसको प्रारंभ किया। अब सिजदा क्या होता है? सिजदा होता है घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना। आप घुटनों के बल बैठ जाइए और सिर झुकाइए, उसको कहा जाता है सिजदा। और पायबोस, पायबोस मीन्स होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, उसकी प्रथा शुरू की। और इसके अलावा एक और प्रथा को चलाया या त्यौहार को चलाया, वो था नौरोज़ त्यौहार। ये भी इस्लामी त्यौहार नहीं है, ये भी फारस का त्यौहार है नौरोज़ त्यौहार। उसको भी बलबन ने ही प्रारंभ किया था। और ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिजदा, पायबोस और नौरोज़ को किसने प्रारंभ किया? तो गयासुद्दीन बलबन। अगर हम कार्य की बात करें कि कार्य कौन सा किया बलबन ने, तो सबसे पहले बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली के सुल्तान चालीसा दल के कठपुतली हो गए थे। चालीसा दल के सदस्य जिसको चाहते थे उसको सुल्तान बनाते थे और जिसको चाहते थे उसको सुल्तान पद से हटा देते थे। और ऐसा बलबन के साथ भी हो सकता था, इसीलिए उसने चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया। एक एक व्यक्ति को मरवा डाला। उसी में से एक नाम आता है मलिक बकबक का और दूसरा नाम आता है शेर खां का। मलिक बकबक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सरदार था और उसने अपने एक साधारण गुलाम को, साधारण व्यक्ति को कोड़े से मारा था। और बलबन चूँकि चालीसा दल को समाप्त करने पर उतारू हुआ था, इसीलिए केवल छोटी सी गलती पर उसने मलिक बकबक को इतने कोड़े मरवा दिए कि मलिक बकबक मर गया। शेर खां तो खुद बलबन का भाई था। और आप ये जो देख रहे हैं पश्चिमोत्तर सीमा, इस पश्चिमोत्तर सीमा की जो सुरक्षा कर रहा था वो शेर खां ही कर रहा था। और जब तक शेर खां जीवित रहे तब तक मंगोल भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। यानी कि शेर खां भी एक महत्वपूर्ण सरदार था बलबन का। लेकिन उसको संदेह होने लगा कहीं शेर खां मुझे मारकर दिल्ली का सुल्तान ना बन जाए, इसीलिए उसने शेर खां को विष दे दिया। और ऐसे एक एक करके उसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। बंगाल विजय। बंगाल का जो शासक था उसका नाम था तुगरिल खां। तुगरिल खां बहुत स्वेच्छाचारी गवर्नर था और उसने बलबन की मजबूरियों का लाभ उठाना चाहा। तुगरिल खां ने बंगाल में अपने नाम के सिक्के चलवाए और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, जिससे बलबन बहुत नाराज़ हो गया। कहा ये जो बंगाल है यह दिल्ली सल्तनत का भाग है
ये दिल्ली सल्तनत का अंग है, इसीलिए आप सिक्का चलवाइए लेकिन मेरे नाम का सिक्का होना चाहिए, खुतबा पढ़ा जाना चाहिए तो मेरे नाम का खुतबा पढ़ा जाना चाहिए। तो तुगरिल खां ने कहा कि मैं यहाँ का स्वतंत्र शासक हूँ, अब बंगाल में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इस वजह से नाराज़ हो गया बलवन और उसने दिल्ली से अटैक किया तुगरिल खां के ऊपर बंगाल पर, और ये भागकर जंगलों में छिप गया। लेकिन उसे जंगलों से खोज निकाला गया और उसको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। तुगरिल खां के जो सहयोगी थे उनको एक सड़क के किनारे इकट्ठा किया गया। ये सड़क है और इन सड़क के दोनों किनारे पर भाले गाड़ दिए गए और इन भाले के ऊपर उन व्यक्तियों को दफना दिया गया, गाड़ दिया गया। तो बड़ी बुरी मौत मारा तुगरिल खां को और तुगरिल खां के समर्थकों को बलवन ने। और इनको मारने के बाद उसने बंगाल का जो नया गवर्नर बनाया, जिसे उसका नाम था बुगरा खां। और बुगरा खां जो था वो बलवन का पुत्र था और अपने पुत्र बुगरा खां को भी कहा कि अगर कभी भी तुम्हारे दिमाग में विद्रोह करने की बात आए तो इस दृश्य को याद कर देना कि तुमको भी हम भाले के नोक पर गड़वा देंगे। जिसका रिजल्ट ये निकला कि जब बलवन अपने लास्ट समय में मरने वाला था तो वह दिल्ली नहीं आया डर के मारे। उसने सोचा पता नहीं मुझे भाले के नोक पर गड़वा दे बलवन, है ना। अगला देखते हैं सैन्य विभाग। दीवान ये अर्ज की स्थापना। क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी, तो वो बलवन था। यानी कि बलवन के पहले किसी ने सैन्य विभाग की स्थापना नहीं की थी और उस सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, दीवान ये अर्ज। इसके अलावा उसने सेना में सुधार के लिए जो पुराने और बूढ़े सैनिक थे उनको बाहर कर दिया और जो नवयुवक सैनिक थे उनको ही अंदर रखा। लेकिन बाद में उसके वजीर ने उसको समझाया तो फिर उसने नए और पुराने सभी सैनिकों को सेना में रखा। बलवन की सफलता में मुख्य योगदान उसके गुप्तचरों का था। बलवन इतना अधिक सफल हो पाया, इसका जो क्रेडिट जाता है उसके गुप्तचर को जाता है। कहीं पर विद्रोह की आशंका होती थी तो वो गुप्तचरों को पता चल जाता था और वो बलवन को आकर के बता देते थे। तो इसके पहले विद्रोह हो बलवन वहाँ पहले पहुँच जाता था और चीज़ों को हैंडल कर लेता था। ओके, आगे देखते हैं। मंगोल समस्या। आप देख पा रहे हैं कि बलवन का जो साम्राज्य बहुत बड़ा नहीं है। यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल है, पंजाब है, लाहौर है, मुल्तान है, सिंधु है, बिहार और बंगाल है, लेकिन एमपी का कुछ पार्ट है। लेकिन आप देख रहे हैं जो गुजरात है, राजस्थान का छोटा सा पार्ट उसके हिस्से में, बाकी पूरा राजस्थान, महाराष्ट्र यानी दक्षिण भारत पूरा, तो वो नहीं जीत पाया। उसकी जो प्रमुख समस्या थी वो ये थी मंगोल आक्रमण। बार बार पश्चिमोत्तर सीमा से मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। अगर वो यहाँ पर अधिकार करने की कोशिश करता तो दिल्ली उसके हाथ से निकल जाती और मंगोलों की आक्रमण की वजह से ही उसने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। मंगोल आक्रमण में ही उसका पुत्र महमूद
मारा गया। दोस्तों उसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था बुगरा खां और दूसरे का नाम था महमूद। बुगरा खां बहुत ही अय्यासबाज टाइप का उसका पुत्र था, जबकि महमूद उसका बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही बहादुर लड़का था और बलवान महमूद को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था। लेकिन इस एक समय जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया तो महमूद उनसे युद्ध करते हुए मारा गया। और जब महमूद मारा गया तो उसकी सूचना दिल्ली में आई। उस समय बलवान दरबार में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहा था। जब गुप्तचरों ने कहा कि आपका पुत्र महमूद मारा गया है तो बलवान बहुत दुखी हुआ मन में, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया कि बलवान दुखी है। उसने कहा कि युद्ध के मैदान में अगर 2 योद्धा लड़ते हैं तो एक का मरना तो तय है, तो मेरा पुत्र मरा है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन वही बलवान जो मुस्कुराते हुए दरबार में कार्य कर रहा था, रात में वही बलवान फूट फूट के रोता है। बलवान का यह कहना था कि एक शासक को अपनी कमजोरी जनता को कभी नहीं बताना चाहिए, एक शासक को जनता के सामने कभी भावुक नहीं होना चाहिए। आगे अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपने साहित्यिक जीवन का शुरुआत बलवान के समय से की। अमीर हसन को तो आप लोग हो सकता है ना जानते हो, लेकिन अमीर खुसरो को तो जानते हैं। तो अमीर हसन और अमीर खुसरो ने अपने साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत करी थी वह बलवान के समय से की थी। अर्थात कहा जा सकता है कि अमीर हसन और अमीर खुसरो बलवान के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। बारह सौ 87 में बलवान की मृत्यु हो गई। तो अब कौन शासक बनेगा? चूँकि बुगरा खां तो बंगाल से आ नहीं रहा था, तोगरिल खां को मारने के बाद बुगरा खां को गवर्नर बना दिया और बुगरा खां डर के मारे आया नहीं। तो उसका एक लड़का बुगरा खां तो बंगाल में था, दूसरा महमूद मंगोल आक्रमण में मारा गया था। तो कौन शासक बने? तो उसके पौत्र थे, यानी पुत्र का पुत्र कैकुवाद, वह शासक बना। तो अगला शासक जो है वह है कैकुवाद। और फिर कैकुवाद के बाद जो शासक बना उसका नाम है क्यूमर्स। और दोनों ने मिलकर 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। अब पहले बात कर लेते हैं कैकुवाद की, फिर बात करते हैं क्यूमर्स की। कैकुवाद एक अयोग्य शासक था और एक विलासी टाइप का शासक था। चूँकि बलवान ने कैकुवाद को बड़े ही कठोर नियंत्रण में पाला था, उसको कभी भी शराब सिगरेट इन सब चीज़ों से दूर रखा था, हमेशा उन सब चीज़ों को उसने दिया नहीं था। तो जब बलवान मर गया तो इतना विलासी हो गया कि दिन भर शराब की बोतलें ही खोलता रहता था। और हुआ क्या कि उसको लकवा मार दिया और बाद में वह मर गया। अब कैकुवाद के मरने के बाद क्यूमर्स कैकुवाद का पुत्र है, मात्र 3 वर्ष का है। कैकुवाद के बाद वह गद्दी पर बैठा और जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसको कहा जाता है खिलजी वंश। देखिए कैकुवाद एक विलासी शासक था। और लकवा से उसकी मृत्यु हो गई।
उसके बाद क्यूमर्स गद्दी पर बैठा। और जलालुद्दीन ने उसकी हत्या करके खिलजी वंश की नींव डाली। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोगों ने बलबन को पढ़ा, कैकवाद और क्यूमर्स को पढ़ा। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का एक वंश समाप्त हुआ जिसको हम कहते हैं गुलाम वंश। अगला टॉपिक हमारा होगा खिलजी वंश और उसका पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी। कल हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।